हाय। तो लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और बेसिक इंट्रोडक्शन के एबनॉर्मैलिटी है क्या। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की। अब आज के टाइम में जब हम किसी को लेबल करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, तो हम ये कैसे कर पा रहे हैं? तो हमारे पास दो ऐसी क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं। क्लासिफिकेशंस का मतलब कि दो मैनुअल्स हैं। अब कुछ भी सिंपल चीज़ देखो, अगर मैं कहूँ कि आपके पास सपोज आपके पास ये पेन है। अब इस पेन के लिए आपके दिमाग में एक क्लासिफिकेशन अवेलेबल है कि ओके, इज इट अ जेल पेन और इज इट अ बॉल पेन, इज इट एन इंक पेन, इज इट अ ब्लू पेन और अ ब्लैक पेन। क्या मैं एग्जाम में यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो क्लासिफिकेशन जो पेन्स की है आपके दिमाग में, उससे क्या इजी हो रहा है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में पेन के बारे में सोचना इजी हो रहा है, राइट। और अगर मैं कहूँ कि ये एक जेल पेन है जिसमें इंक है, इंक दिखाई देती है लेकिन ये रीफिलेबल नहीं है, तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन गया। अब अगर आप इंडिया में हो या कहीं और हो या इंडिया के भी किसी भी पार्ट में आप कहोगे मुझे जेल पेन चाहिए, तो आपको उसी कैटेगरी के पेन दिखाए जाएंगे, राइट। लेकिन अगर कोई क्लासिफिकेशन अवेलेबल ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यार वो जो ऐसा दिखने वाला पेन होता है यार, लेकिन उसकी इंक डिफरेंट होती है, कितना टाइम लग जाएगा? और फिर भी हो सकता है कि आप इनकरेक्ट हो, जो सामने वाला है वो कुछ और जज करी जा रहा है, आप कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हो, है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ ना हो, इसलिए क्लासिफिकेशंस इंट्रोड्यूस की गई हैं, राइट। ताकि हम जब मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो हम उसको एक ऑब्जेक्टिव वे में, एक सिंपल सिस्टमैटिक वे में कर सकें। मतलब अगर मैं इंडिया में बैठी हूँ और मेरे साइकाइट्रिस्ट ने मेरी स्लिप पे लिख दिया है कि मुझे डिप्रेशन है, तो मैं अमेरिका में जाकर अगर किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाती हूँ कि मुझे डिप्रेशन है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या है। अगर मैं उसको ये वो करके समझाने लगूंगी तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी और ऑब्जेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने दो तरह की क्लासिफिकेशंस बनाई हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की। अब जानने वाली बात यह है कि इन दोनों क्लासिफिकेशंस या बुक्स का नाम क्या है, और दूसरा इनको कौन पब्लिश करता है, कौन है जो ये बुक्स लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दो चीज़ें हमने याद रखनी है। सबसे पहले हमने इन क्लासिफिकेशंस का नाम याद रखना है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारे पास DSM-5, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, 5th एडिशन। मतलब वो 5वीं एडिशन में चल रहा है, 5वीं बार उसको रीपब्लिश किया जा चुका है। हर बार उसको कुछ नई अपडेट्स के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ पब्लिश कर दिया जाता है। DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन पब्लिश कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बुक में दी हुई इंफॉर्मेशन के लिए? वो है APA, अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, वो है, इसको लिख देते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। नो, इट इज़ नॉट अमेरिकन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ नॉट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इट इज़ अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, APA। अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो DSM को पब्लिश करता है, उसमें जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन APA के थ्रू होकर आती है। सो नंबर 1 इज DSM, which is right now in its 5th edition. Number 2 is ICD. ICD is in its 10th edition right now. The full form is International Classification of Disease Control. Also, it is known as International Classification of Disease Control, Classification of Classification of Behavioral and Mental Disorders. Now, this one is published by the WHO, that is World Health Organization. So we have International Classification of Disease and we have the DSM, that is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. So DSM is published by APA, American Psychiatric Association, and your ICD-10 is published by World Health Organization, right? So this is what you need to remember. If there's a question about what are the classifications, how do we define mental disorders, what are the two associations or groups or organizations responsible for managing or classifying mental disorders, then this is going to be your answer for that. Simple
but very, very important for your exams. Next, let's move to the main idea or the main part of this chapter. Those are the disorders. So first disorder that is given in your NCERT is the anxiety disorder. Also, it is one of the most important topics from this chapter too. So I would suggest कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़े, रिवाइज करें और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें while you are preparing for your final exams. कुछ नहीं है, करना ही कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले जो काम करना है वो करना है कि इसके टोटल करीबन 10 सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के जो आपकी बुक में दिए गए हैं. उन 10 के 10 को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है. एक बार उनको लर्न कर लिया, उसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर लर्न करना आपके लिए केक वॉक हो जाएगी, वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा. सो लेट्स गो थ्रू दिस 10 सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी है क्या, ये दिखती कैसी है? नंबर 1, रैपिड हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज हो जाती है. नंबर 2, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांसें तेज हो जाती हैं, तेजी से सांस लेने लगता है बंदा. नंबर 3, डायरिया, टमी लूज हो जाती है, एकदम से लगता है कि वॉशरूम चला जाऊँ जल्दी जल्दी. नंबर 4, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगनी बंद हो जाती है यार, भूख नहीं लगती, खाना खाने का दिल नहीं करता, पानी पीने का दिल नहीं करता, भूल जाते हैं कि खाना आज खाया नहीं है सुबह से. फेंटिंग, बेहोश हो जाना, गिरी जाना बेहोश होके, अनकॉन्शियस हो जाना थोड़ी देर के लिए. डिजीनेस, सिर घूमना, सिर चकराना, ऐसे लगना कि अब गिरे कि अब गिरे. स्वेटिंग, पसीना आना, पाम्स में पसीना हो सकता है, अंडर आर्म्स में पसीना हो सकता है, माथे पे पसीना हो सकता है, फोरहेड पे पसीना हो सकता है. स्लीपलेसनेस हो सकती है, नींद नहीं आती. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज़्यादा बारी यूरिनेट करने जाना. ट्रेमर्स, अब ट्रेमर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कांपना, जो आपके हाथ पैर जो है उसमें ट्रेमर आती है, धीरे से एक मस्कुलर मूवमेंट आती है. ये शिवरिंग नहीं है, शिवरिंग तो ठंड की वजह से आपको होती है ना. ट्रेमर होती है आपके मसल में एक मूवमेंट आएगा हल्का सा, जिसके कारण आपकी जो मूवमेंट्स हैं, आपके जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा. आप घबराहट में होता है ना, आपके हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं, दैट इज़ द साइन ऑफ एंग्जाइटी. सो एक बार दोबारा देख लें. रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रेमर. ये सारे सिम्टम्स अगर याद हो गए तो फिर बस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कुछ बचा ही नहीं है लर्न करने के लिए. फिर लर्न क्या करना है कि इसकी टाइप्स क्या हैं, उसके नाम क्या हैं. उसके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो सेम रहेंगे, सिर्फ वो कब हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं. द हाउ एंड वाई, the how and when of the symptoms will only change, everything else will remain the same. ये चीज़ आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए. So when we talk about types of anxiety disorders, number 1 that we have is generalized anxiety disorder. जब किसी को हर टाइम ऐसे symptoms रहें, बहुत लंबे लंबे टाइम तक उसको एंग्जाइटी हो रही है. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वाई नहीं है, मतलब कोई रीज़न नहीं है कि मैंने आज सुबह ये देख लिया था इसलिए मुझे एंग्जाइटी आज हो रही है. नहीं. When anxiety is happening for a long period of time but there is no reason or cause for it, कि क्यों हो रही है. अगर आप बंदे को पूछो भी क्यों एंग्शियस है, they don't have any reason. That is when we call it a generalized anxiety disorder. There is no reason but the anxiety is happening all the time. The person will become टेंस, उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो रेस्टलेस, उसमें रेस्टलेसनेस दिखाई देगी. हैप हैज़र्ड मूवमेंट्स होंगी, इधर उधर जाते रहेंगे लेकिन पता नहीं है क्यों जा रहे हैं. आराम से बैठ नहीं सकते, सुख का सांस नहीं ले सकते बेसिकली पूरा दिन. सिम्टम्स सेम रहेंगे, कॉज कोई भी नहीं है, जनरलाइज्ड है, प्रोलॉन्ग्ड है, दैट मीन्स लंबे टाइम तक चलने वाली एंग्जाइटी है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज पैनिक डिसऑर्डर और एंग्जाइटी अटैक. अब एंग्जाइटी अटैक जो वर्ड है ये पहले यूज़ किया जाता था, अब इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके, हमने नहीं रादर APA ने किया है, इसको पैनिक डिसऑर्डर बना दिया. ऐसा क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी अटैक टर्म थोड़ी ज़्यादा डेंजरस लगती थी, राइट. सो पैनिक डिसऑर्डर में क्या है, अब सेम सिम्टम्स हैं दोबारा से. एंग्जाइटी के 10 सिम्टम जो मैंने बोले सेम रहेंगे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 10 के 10 या उसमें से मोस्टली सिम्टम एकदम से आ रहे हैं. आधा पौना घंटा बंदा एंग्जाइटी में है,
उसको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है या कुछ बहुत बुरा हो गया है. The symptoms are similar to heart attack. The feeling of doom or catastrophe is there. Feeling of doom या catastrophe का मतलब something bad is going to happen to me. That feeling is there and the person feels that their heart is sinking. Suddenly the symptoms of anxiety will come and then suddenly they will go away again. Again, देर इज़ नो ट्रिगर पॉइंट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बंदे को पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर उस टाइम पे हो जब उसके साथ कुछ हुआ. किसी भी रैंडम टाइम पे बंदे को पैनिक अटैक हो जाता है जिसके कारण उसके अंदर और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि पता नहीं कब मुझे एंग्जाइटी हो जाए. तो ये वैसी एंग्जाइटी है कि एंग्जाइटी से भी डर जाता है बंदा, इसलिए और एंक्शियस होने लग जाता है. बेसिकली इसके जो सिम्टम्स विच यू नीड टू रिमेंबर इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट पैल्पिटेशंस होती हैं, चोकिंग फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि कोई गला दबाया है, सांस नहीं ली जा रही, ऐसा लग रहा है जैसे यू आर लूजिंग योर माइंड. सडनली इट कम्स, यू स्टार्ट क्राइंग एंड यू आर जस्ट अफ्रेड, यू डोंट नो वाई दिस इज़ हैपनिंग, व्हेन दिस विल गो अवे and then it goes away on itself. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, fear of dying. आपको ऐसा लगेगा कि आप you're going to die. That is why I said the symptoms are similar to heart attack. You feel कि आप मरने वाले हो, there's something seriously wrong with you, but actually वो सारा कुछ cause कौन कर रहा होता है? Anxiety, right? Next category that we have in this, so actually we have total of 4 disorders which come under anxiety disorder. So next category that we have is phobias. They are also defined as, you know, basically irrational and uncontrollable fears. Basically डर है जिसका कोई कारण नहीं है. सेकेंडली डर जो है वो जितना होना चाहिए किसी चीज़ से, एक रैशनल अमाउंट भी होती है डर की, ठीक है, लेकिन डर की अमाउंट उससे ज़्यादा है, ठीक है. एक तो डर का कोई रीज़न नहीं है, दूसरा डर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. पानी से डरने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ऐसा फोबिया एग्जिस्ट करता है, वाटर का फोबिया एग्जिस्ट करता है. अब वो जो डर होता है, पहली चीज़ देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट. सेकेंडली इट इज़ अ लॉट मोर देन द प्रपोर्शन इट शुड बी. जितना डर अगर है भी तो होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होगा. एक्सट्रीम फियर and irrational fear. Unreasonable and extreme are the two things that you need to remember about phobia. So unreasonable and extreme fear of something is called phobia. Now we have 3 types of phobia. Phobias are further divided into 3 types. Number 1 is your specific phobia. When you're afraid of something specific, it can be phobia of water, phobia of dogs, phobia of a particular color, phobia of heights. Those are your specific phobias. Number 2 is your social anxiety disorder, जिसको social phobia भी कहा जाता है. इसके अंदर person is not able to move in the society, दूसरों से eye contact नहीं कर पाते, दूसरों से खुल के बात नहीं कर पाते. They are afraid of entering into social situations. Third one is agoraphobia. Agoraphobia is fear of entering unfamiliar situations. ऐसी situation में जाना जिसमें आप पहले कभी नहीं गए, जैसे किसी नए मॉल में जाना, किसी हॉस्पिटल जाना, किसी पब्लिक ऑफिस में जाना जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए. That is what we call agoraphobia. Basically किसी भी unfamiliar situation या place को enter करने लगे, अगर किसी को anxiety के सिम्टम्स आने लगे तो हम कहेंगे कि उसको अगोराफोबिया है. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी रिमेन द सेम, जस्ट व्हेन दे आर अकरिंग चेंजेस. फोबियाज के अंदर ऑब्वियसली एक ट्रिगर होता है, जिस चीज़ से आपको डर है अगर वो चीज़ आपको दिखेगी तो आपको जो फोबिया का रिस्पॉन्स, मतलब एंग्जाइटी का जो रिस्पॉन्स है वो आना शुरू हो जाएगा. Last disorder, that is the 4th disorder which comes under anxiety disorder, is separation anxiety disorder. इसको SAD कहा जाता है. So इसमें क्या है, जो भी ये मोस्टली बच्चों में देखा जाता है, छोटे बच्चों के अंदर कैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पर्सन जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, अगर वो चीज़ उनकी आंखों से 2 मिनट के लिए भी ओझल हो जाए, मतलब 2 मिनट के लिए भी वो इससे अलग हो जाएं, तो उनको एक्सट्रीम एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है. दे विल स्टार्ट क्राइंग, दे विल स्टार्ट शाउटिंग, दे विल लूज ऑल देयर कूल. That is when we call that they are suffering from separation anxiety disorder.
राइट अब ये जो अटैचमेंट ऑब्जेक्ट है ये कोई नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है, जैसे कोई पर्टिकुलर टेडी बियर था, कोई पर्टिकुलर नोटबुक थी, कोई बेड शीट थी, कुछ भी हो सकता है, या ये कोई पर्सन हो सकता है जैसे मदर, ग्रैंड मदर, फादर, कोई भी एक पर्सन भी हो सकता है जिससे अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर वो दूर चला गया तो एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ जाएंगे बच्चे के अंदर। या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। सो ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन है, इट कैन आइदर बी एन ऑब्जेक्ट और इट कैन बी अ person for a particular situation. So let's recapitulate, let's go through what all anxiety disorders we have talked about. Number one, obviously you need to remember anxiety के symptoms याद करने ही पड़ने हैं, उसका कोई भी shortcut नहीं है. First category of disorders that come under anxiety disorder are your generalized anxiety disorders. Generalized anxiety, all the time the person is anxious for no good reason. Second one is your panic disorder or panic attack or anxiety attack. So panic disorder is when suddenly anxiety spikes up and you feel like you're going to die. There's a feeling of lack of control. There is all the symptoms of anxiety which come and go सडनली, एकदम से आती है एंग्जाइटी, एकदम से चली जाती है. थर्ड वन इज फोबियाज, जिसमें हम डर की बात करते हैं. इरैशनल अनकंट्रोल्ड फियर. फोबियाज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज: स्पेसिफिक, सोशल एंड अगोराफोबिया. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर जब आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन है आप उससे सेपरेट हो जाते हैं तो आपको एक्सट्रीम एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. आफ्टर दिस, आफ्टर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, वी हैव टू टॉक अबाउट trauma and stress related disorders. Often it happens that students mix the two. It is not together. Trauma and stress related disorders is a separate category of disorders, right? So इसके अंदर जो आपके syllabus में एक disorder है which is PTSD, post traumatic stress disorder. इसके नाम में ही इसका पूरा explanation है, तो ज़्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है, सिर्फ नाम याद हो जाए उतना ही बहुत है. पोस्ट ट्रॉमेटिक, अब जब हम मूवी देखने जाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होता है, सुना होगा, हमने सबने मूवीज़ देखी हैं, है ना, मार्वल की मूवीज़ देखी हैं. पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होता है, जब क्रेडिट्स आ जाते हैं, लास्ट में सारी कास्ट का नाम आ जाता है, उसके बाद जाकर एक सीन आता है. पोस्ट का मतलब ही होता है बाद में, राइट. सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब क्या है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, मतलब कोई ऐसा इवेंट हो गया आपकी लाइफ में जिसने आपको ट्रॉमा दे दिया, परेशानी दे दिया, चोट दे दिया आपके मन को, उसके बाद होने वाला स्ट्रेस जो है उसको लेकर जो डिसऑर्डर बना वो बना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि कोई तरह का ट्रॉमा हुआ होना चाहिए. ट्रॉमा में आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज का जवाब नहीं दिया, वो ट्रॉमा नहीं होता. ट्रॉमाज आर बिग इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन अ पर्सनस लाइफ, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स रहते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व था जहाँ पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, उसने किसी को लूज़ कर दिया, या वो खुद उसमें इन्वॉल्व वहाँ पे प्रेजेंट था, उसने देखा लोगों को मरते हुए, उससे एक सेंस ऑफ शॉक डेवलप हो जाता है, तब हम उसको ट्रॉमा कहते हैं. अब PTSD का मेन फीचर क्या है कि इसमें जो पर्सन है ना उसको फ्लैशबैक्स आते हैं, उसको बार बार वो मोमेंट दिखाई देगा. सपोज़ मैं एक जगह पे थी और वहाँ पर कोई अटैक हुआ किसी के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं हुआ, मैं फिजिकली ठीक हूँ, लेकिन मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा हिल गई, झंझोल जिसे कहते हैं ना, झुंझुला जाता है पर्सन, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है. तो हो सकता है कि मुझे आने वाले कई दिनों तक उसके फ्लैशबैक्स आते रहे, मुझे वो दोबारा दोबारा दिखाई देता रहे अपनी आंखों के सामने. और फ्लैशबैक्स ऐसे होते हैं ना कि वो रैंडमली आते हैं, आपको नहीं पता लगेगा कि कब आपको एक फ्लैशबैक आ जाएगा उस ट्रॉमेटिक इवेंट का. नंबर 2 इसमें होता है रिकरेंट ड्रीम्स, मतलब बार बार आने वाले सपने. तो आपको बार बार डरावने सपने आएंगे, या उस मोमेंट के सपने आएंगे, या उससे सिमिलर
डरावनी चीज़ें जिसको हम कहते हैं नाइटमेयर्स, वो आने के चांसेस रहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका होता है कंसंट्रेशन नहीं कर पाता बंदा, जैसे पढ़ने बैठेगा फिर उसको वही चीज़ें दिखाई देती रहेंगी, उसको वही शॉक फील होता रहेगा, रोना आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है यहाँ पर इमोशनल नंबिंग। इमोशनल नंबिंग को आप समझना पड़ेगा कि आप ना थोड़ी देर के लिए नंब हो जाते हो, आपको थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ नहीं होता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको ना सैड फील होएगा ना हैप्पी फील होएगा। थोड़ी देर के लिए उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद आपको क्या लगेगा कि कोई अच्छी चीज़ होने पे आप ज़्यादा खुश नहीं हो पाते, कोई बुरी चीज़ होने पे आप ज़्यादा सैड भी नहीं हो। दैट इज़ इमोशनल नंबिंग, मतलब इमोशनली आप थोड़ी देर के लिए कोल्ड पड़ जाते हो, ठंडे पड़ जाते हो। नेक्स्ट वी हैव adjustment disorders and the stress disorders. They also come under this disorder because they are all related to you not being able to adjust to your day-to-day life. So PTSD mein 3 things that you have to remember is you're going to have recurrent thoughts, you're going to have nightmares, you're going to have flashbacks, and there's going to be emotional numbing. So 3 things you have to remember: dreams, flashbacks, and emotional numbing. Inability to concentrate is obviously there. So these 3 to 4 aspects only you need to remember in PTSD. So I don't think कि ये बहुत difficult topic है, ये बहुत easy topic है अगर आप इसको cover करो, but हाँ इस पे application based questions जो हैं बहुत अच्छे बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि एक पर्सन है, सो एंड सो पर्सन, वो एक ट्रेजेडी में इन्वॉल्व थे, बस में जा रहे थे, बस का एक्सीडेंट हो गया, वो बच तो गए लेकिन वो अभी भी परेशान हैं, उनको बार बार वही चीज़ सपने में आती है। तो आपको ये बताना आना चाहिए कि ये बंदा PTSD का शिकार है क्योंकि ये एक ट्रॉमेटिक इवेंट से निकला है, ये एक बस में था, बस कोलाइड होगी, इसने लोगों को मरते हुए देखा। सो ये चीज़ जो है ये आपको पहचाननी आनी चाहिए। सो कभी भी आप कोई मेंटल डिसऑर्डर पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आपके माइंड में एक ऐसी मेंटल पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए ताकि आप उसको जब किसी केस के फॉर्म में आए, यू कैन ईजीली पिक्चराइज इट कि ये कौन सा